हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंकिता आपकी इंग्लिश एजुकेटर स्वागत करती हूँ आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहाँ आपको मिलता है हाई क्वालिटी एजुकेशन विद सो मेनी टॉप कोर्सेज। सीबीएसई, यूपी, एमपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान बोर्ड, क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के लिए ये सभी कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टूडेंट्स। यानी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा आपको ज़रूर से ज़रूर उठा लेना चाहिए। इसके अलावा अगर आपको ई नोट्स या ई बुक्स चाहिए तो मेक श्योर कि आपको जो लिंक्स दिए गए हैं इनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन लिंक्स पर आप क्लिक करें। जैसे ही लिंक्स पर क्लिक करेंगे ई बुक्स और ई नोट्स से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये जो ई नोट्स हैं स्टूडेंट्स, इसमें बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स हैं और एकदम ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में आपके लिए अवेलेबल हैं। तो आप इनको भी, ई बुक्स और ई नोट्स की जो लिंक्स हैं उन पर भी क्लिक कीजिए ताकि आपको इनसे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। इस इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बाद हम बढ़ते हैं हमारे आज के टॉपिक पे, जो कि है अ फोटोग्राफ इस पोम के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस यानी एमसीक्यूज। तो चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। जैसा कि हम जानते हैं, जब भी हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करते हैं तो हमको ध्यान रखना है कि मैं जो क्वेश्चंस यहाँ बता रही हूँ आपको मैं एक्सप्लेनेशन करवा चुकी हूँ, समरी करवा चुकी हूँ, पोएटिक डिवाइसेस सब सिखा चुकी हूँ, राइट। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस भी हम कवर कर चुके हैं। ये सब पढ़ने के बाद आज हम अब आ गए हैं हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की ओर, राइट। तो अभी तक आई एम श्योर आपको अच्छे से पता हो गया होगा, समझ चुके होंगे कि किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर होने वाला है। तो एक तरीके से मल्टीपल चॉइसेस जो है वो रिवीजन की तरह भी होते हैं। इसके साथ साथ आप ये भी सीखिए, ज़रूरी नहीं कि एमसीक्यूज़ को हमें सिर्फ इसलिए सीखना है कि हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा तो हम सेलेक्ट करें। आपके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो आपको एक्सप्लेन करने, जैसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए या फिर आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हो गए, उन्हें भी फ्रेम करने में एमसीक्यूज़ की बहुत हेल्प लग जाती है कई बार। यानी एमसीक्यूज़ में अगर आपको आंसर्स आ गए तो आपको उन्हें यूज़ करके आप अपने शॉर्ट या लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को भी लिख सकते हैं। तो इन पर ध्यान देना ज़रूरी है। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं कि ये क्वेश्चंस जो हैं, इनके आंसर्स जो हैं, आपको कमेंट सेक्शन में साथ साथ लिखते चले जाना है, एक का भी स्किप नहीं करना है, राइट। तो देख लेते हैं हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। व्हाट इज़ द कार्डबोर्ड शो टू द पोएट? यानी ये जो कार्डबोर्ड है वो पोएट को क्या दर्शाता है, क्या है ये कार्डबोर्ड? पहला, हर मदर्स पोर्ट्रेट। दूसरा, हर चाइल्डहुड पिक्चर। तीसरा, हर मदर्स चाइल्डहुड पिक्चर। या फिर चौथा, अ हैप्पी मेमोरी ऑफ अ मदर। यानी क्या ये मदर की जो पोर्ट्रेट है, क्या मदर की पोर्ट्रेट है या उनकी पोएट की क्या चाइल्डहुड फोटोग्राफ है? हाँ, मदर्स चाइल्डहुड फोटोग्राफ है, पोएट की मम्मी की, मदर जो है उनकी बचपन की फोटोग्राफ है, या अ हैप्पी मेमोरी ऑफ अ मदर, एक अच्छी सुनहरी याद है उनकी मदर की। तो बेसिकली कार्डबोर्ड क्या दर्शा रहा है? हम मदर्स चाइल्डहुड पिक्चर। क्या आपने भी इसी ऑप्शन को सोचा था और यही ऑप्शन कमेंट में लिखा है? अगर हाँ तो स्टूडेंट्स, तो वेरी वेल डन। अगर कोई और ऑप्शन सेलेक्ट किया है, जैसे कि हो सकता है आप डी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते थे, लेकिन डी ऑप्शन नहीं होगा। क्यों? सिर्फ उस केस में होगा कि अगर यहाँ पर ये बताया कि क्या दर्शाता है, ये फोटोग्राफ जो है वो क्या दर्शाती है, मतलब ये फोटोग्राफ जो है, ये जो फोटोग्राफ जो भी है वो क्या दर्शाती है। तो दर्शाती हैप्पी मेमोरी है, दर्शाती ये है। लेकिन एक्चुअल में क्या है? एक्चुअल में तो ये कार्डबोर्ड किसके बारे में बताया गया है? पोएम में भी मैंने आपको बताया था एक्सप्लेनेशन के अंदर कि दिस कार्डबोर्ड मीन्स फोटोग्राफ। किसकी फोटोग्राफ? पोएट्स मदर, उनके बचपन की फोटोग्राफ है। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको अच्छे से क्लियर है, कहीं कोई डाउट और कन्फ्यूजन नहीं रहा होगा। अगर कोई डाउट रह भी गया हो तो कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली बताऊंगी। अदरवाइज अगर क्लियर है सो वेरी वेल डन। और इसी के साथ इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर से ज़रूर कर दीजिए अभी और इसी वक्त, और शेयर भी कर दीजिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ऑल थ्री स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, दिस लाइन इंडिकेट्स। यानी तीनों ही जितनी ही है स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर, मतलब एकदम अच्छे से खड़ी, एकदम स्टिल का मतलब होता है ठहरे हुए, एकदम वैसे खड़ी हुई हैं और स्माइल कर रही हैं थ्रू देयर हेयर, मतलब हेयर जो है चेहरे पर आ रहे हैं और स्माइल कर रही है। तो चेहरे पे क्यों आ रहे हैं? हवा चल रही है तो चेहरे पर आ रहे हैं, इसलिए। दिस लाइन इंडिकेट्स व्हाट, मतलब ये जो लाइन है वो क्या दर्शाती है?
द प्लेजेंट वेदर, बहुत ही अच्छा प्यारा बढ़िया मौसम है, ये दर्शाता है। द जॉय शेयर्ड बाय द गर्ल्स, जो लड़कियाँ ये जो हैं ये ऑल थ्री कौन है, लड़कियाँ हैं ना, यानी एक तो है पोएट की मदर और बाकी दोनों क्या है, मदर की कजन्स हैं। तो तीनों, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि पोएट हो सकता है पोएट की मासिया, और हो सकता क्या, मदर की जो सिस्टर्स हैं वो मासियाँ ही तो लगती हैं, तो वो मासियाँ हैं। तो यहाँ पर तीनों लड़कियाँ जो हैं उनके चेहरे की जो खुशी है वो दर्शा रही है फ़ोटो। द फन द गर्ल्स हैड, मतलब जो खूब मज़े जो कर रही हैं वो यहाँ पर उस बीच पर खेल कूद रही हैं वो दर्शाती हैं। द एक्साइटमेंट ऑफ द ओकेजन, ओकेजन होता है ख़ास मौके जो होते हैं ना, उसकी एक्साइटमेंट या खुशी उत्साह दर्शा रही हैं। क्या दर्शाता है? तो स्टूडेंट्स, बहुत ही क्लियरली मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में भी समझाया था, आपकी पोम में भी लिखा है कि ये जो जॉय है, द जॉय शेयर्ड बाय द गर्ल्स, जो खुशी, मतलब समझ में आ रहा है कि कितनी खुश हैं, खेलते कूदते तो नहीं नज़र आ रही हैं, कोई ख़ास मौका भी सेलिब्रेट नहीं कर रही हैं, छुट्टियों पर गई थी, छुट्टियों पर एकदम दीन दुनिया की टेंशन से एकदम दूर हैं, खुश हैं, और इनके चेहरे से ही समझ में आ रहा है कि कितना खुश होंगी। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्या आपने भी ऑप्शन बी पर ही सेलेक्ट किया है? आई होप ये क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज व्हाट डज टेरिबली ट्रांजिएंट फीट शो। ये भी एक्सप्लेनेशन में बहुत डिटेल में मैंने समझाया है और ये भी कहा है कि टेरिबली ट्रांजिएंट फीट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इस पोम में से अक्सर इस पर क्वेश्चन बन जाता है। क्या दर्शाता है ये? चेंज विथ टाइम, समय के साथ जो बदलाव आता है वो दर्शाता है। परमानेंसी, परमानेंट होने को दिखाता है। द प्रोसेस ऑफ एजिंग, उम्र ढलने की जो प्रोसेस होती है, जो प्रक्रिया है, वो दर्शाता है कि हाँ उम्र ढल रही है। उम्र ढलना ही नहीं, एजिंग का मतलब अगर इंसान से रिलेटेड है तब तो हाँ उम्र ढलना, अदरवाइज इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ की, मान लीजिए अगर ये पेन भी है तो पेन भी अगर बहुत ज़्यादा, तो द पेन इज एजिंग, मतलब बहुत पुराना होता जा रहा है, राइट? सो दैट मीन्स एजिंग। अ कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मॉर्टैलिटी एंड इमॉर्टैलिटी, मॉर्टैलिटी मतलब जो मर सके, इमॉर्टैलिटी जो कभी ना मर सके या जिसका अंत ना हो सके, राइट? तो इन दोनों में क्या कॉन्ट्रास्ट है, या कॉन्ट्रास्ट मतलब ऑपोजिट होना, तो इनके अंदर क्या अभिन्नता है वो दर्शाता है, राइट? तो क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? समय के साथ क्या बदलाव होता है, समय के साथ जो बदलाव होता है वो दर्शाता है टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, कि हमेशा सेम नहीं रहती हैं चीज़ें, राइट? इसको जब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, एक फेज़ आगे जाते हैं, तो ये दर्शाता है नेचर और ह्यूमन के बारे में। बट यहाँ पर बेसिक मीनिंग यही निकल कर आता है दैट चेंज विद टाइम, के समय के साथ कितना परिवर्तन आ गया कि जो समंदर है वो वैसा का वैसा है, लेकिन जो लोग हैं, जो फीट, जिसके पैर हैं, वो लोग अब रहे ही नहीं। तो ये दर्शाता है, राइट स्टूडेंट्स? आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। The sea is referred to as something that doesn't change. This reference is done to, यानी the sea is referred to as something that doesn't change, जिसमें कोई बदलाव ना आए। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ इस आंसर को देने से पहले, जैसे यहाँ पर ये चेंज को लेकर पूछा गया है सी, यहाँ पर आपको ये हो सकता है कन्फ्यूजन हो पिछले क्वेश्चन को लेकर कि मैम यहाँ पर मॉर्टैलिटी और इमॉर्टैलिटी भी तो हो सकता था, क्योंकि नेचर और इंसान की जब तुलना करी जाए, आप ही ने तो मैम बताया था कि नेचर और इंसान की अगर तुलना की जाए तो नेचर तो इमॉर्टल है, उसका कभी कुछ नहीं बिगड़ सकता, लेकिन इंसान तो मर जाता है। तो ये भी तो कॉन्ट्रास्ट दिखाया गया है, बिल्कुल दिखाया गया है यहाँ। लेकिन क्यों नहीं आया? क्योंकि स्टूडेंट्स वो एक डीप, पहली चीज़ तो एक डीपर एक्सप्लेनेशन में वो चीज़ चली जाती है। दूसरा यहाँ ये है बेसिकली, जब जो सी यहाँ पर जो दर्शाया गया है इस पोम के अंदर, उसके लिए इस्तेमाल ही हुआ है टेम्पररी और चेंज वाली चीज़ इस्तेमाल हुई है सेंटेंस में। ट्रांजिएंट का मतलब ही टेम्पररी होता है, तो यहाँ पर सी क्या है? परमानेंट है, लेकिन जो फीट है वो परमानेंट नहीं है, जो फीट है वो परमानेंट नहीं है। तो यहाँ पर इसी के लिए पूछा गया है ना, टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो यहाँ सी का कोई वो मेंशन नहीं है। तो यहाँ बिल्कुल ये मत समझ लेना, आप ये मत समझ लेना बिल्कुल भी मॉर्टैलिटी और इमॉर्टैलिटी से लेना देना यहाँ नहीं है। यहाँ
टेरिबली ट्रांजिएंट फीट के बारे में बता रहे हैं, मतलब जो बहुत ज़बरदस्त बुरी तरीके से टेम्पररी पैर, अगर लिटरल शब्द में बताऊं, शाब्दिक अर्थ में अगर बताने लगूं तो, कि टेम्पररी पैर मतलब वो जो अब नहीं रहे, मतलब कितना चेंज आ गया है, कितना बदलाव आ गया है। किसके अंदर बदलाव आया है? ये समय में। इस सेंटेंस के अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर, इस फ्रेज में कहीं पर भी सी को दर्शाया ही नहीं गया है, ठीक है। लेकिन जब हम पोएम में पढ़ते हैं तो पोएम के अंदर तो पूरा सेंटेंस है ना, पूरे वाक्य को पढ़ रहे हैं। जब पूरा वाक्य पढ़ते हैं तब कॉन्ट्रास्ट तक पहुंच पाते हैं, है ना, तब कॉन्ट्रास्ट तक पहुंच पाते हैं। अदरवाइज यहाँ पर तो सिर्फ इतना सा ही फ्रेज है ना बेटा, उसका मतलब अपने को जानना है, ठीक है। आई होप अगर कोई डाउट रह भी गया तो अब नहीं रहेगा, क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ द सी इज रेफर्ड टू एज समथिंग दैट डजंट चेंज। यहाँ पर बताया गया है कि सी जो है वो उस ऐसी किसी चीज़ से जताया गया है जहाँ पे बदलाव नहीं हो सकता। आ रहा है समझ में? तो ये मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये क्या बताता है? द फ्यूटिलिटी ऑफ लाइफ, द परमानेंसी ऑफ नेचर, टाइम हैज़ नो इफेक्ट ऑन द सी, या कॉन्ट्रास्ट द मॉर्टैलिटी ऑफ ह्यूमंस विद इमॉर्टैलिटी ऑफ सी। यहाँ पर ये आएगा क्योंकि यहाँ सी के बारे में आ गया है। अब समझ में आया कि सी को इस तरीके से दर्शाया गया है जहाँ कोई बदलाव ना आए, तो वो क्यों पोम के अंदर शामिल किया गया। वहाँ पे उस सी से समझ में आता है, हमें उस सी से समझ में आता है कि मॉर्टैलिटी ऑफ ह्यूमंस और इमॉर्टैलिटी ऑफ नेचर या सी जो है उसमें कॉन्ट्रास्ट दिखाने की कोशिश की गई है। यहाँ अगर आप देखें तो कोई स्पेसिफिक फ्रेज नहीं पकड़ा गया है, एक नॉर्मली आपसे पूछा गया है कि सी क्या दर्शाता है, कि कुछ चेंज नहीं हो सकता सी में, ये क्या दर्शाता है। राइट स्टूडेंट्स, क्लियर है? क्या सी चेंज ऑफ टाइम दिखाता है? नहीं। सी क्या दिखाता है? परमानेंस दिखाता है, इमॉर्टैलिटी दिखाता है नेचर की। और किसके कॉन्ट्रास्ट में? इंसान के कॉन्ट्रास्ट में, क्योंकि इंसान मॉर्टल है, मर सकता है। राइट, क्लियर है? आगे बढ़ें। क्वेश्चन 5 है, What would the mother show to her daughter while showing her the photograph? यानी जो मदर है वो अपनी डॉटर को जब अपनी वो फोटोग्राफ दिखा रही होती है तो क्या बताती है, क्या दर्शाने की कोशिश कर रही होती है? How her parents dressed her for the beach, कि किस तरीके से उसके पेरेंट्स ने उसको तैयार किया है बीच के लिए। हर कज़न्स, अपने कज़न्स को दिखा रही होती है। हर ओन चाइल्डहुड फोटोग्राफ, अपनी खुद की बचपन की फोटोग्राफ ही बस फोटोग्राफ है दिखा रही है। द बैकग्राउंड, कि देखो फोटोग्राफ का ये जो बैकग्राउंड है ना, हमारी जो फोटोग्राफ है उसका बैकग्राउंड कितना अच्छा है, क्या ये दर्शा रही होती है? वेल, हाउ हर पेरेंट्स ड्रेस्ड हर फॉर द बीच, बेसिकली वो ड्रेसेस ही बता रखी है, मुझे देखो, बेटी को देखो, डॉली को देखो, देखो हम तीनों किस तरीके से ड्रेस्ड अप हैं। तो ये बेसिकली दर्शा रही होती है। राइट स्टूडेंट्स, आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर है। यहाँ हमारा सेट ऑफ 5, फर्स्ट सेट ऑफ 5 जो है कंप्लीट हो गया है। मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि अभी तक के कितने क्वेश्चंस का आंसर आपने सही दिया है और कहीं कोई डाउट तो नहीं है। अगर है तो डाउट भी हाथों हाथ पूछ लीजिए। और इसी के साथ अब हम सेकेंड सेट ऑफ 5 पर बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, What is the meaning of the word Rai in the poem? मतलब इस पोम में राय का मतलब क्या है? हैप्पी, आयरॉनिक, सैड, एक्साइटेड, और ये अभी तक का सबसे आसान सवाल है। राय का मतलब है आयरॉनिक, आयरॉनिक, विडम्बना। मतलब इसी के बारे में हमने एक्सप्लेनेशन में इतनी बात की थी। क्या विडम्बना है यहाँ पर? कि जो मोमेंट को याद करके ये पोएट और मदर जो है इनके अपने अपने फेवरेट मोमेंट्स हैं पास्ट के, ठीक है, जो मेमोरीज हैं, अपने अपने फेवरेट मोमेंट्स हैं। और ये अपने अपने फेवरेट मोमेंट्स को याद करके बहुत खुश तो होती हैं और खुश होते होते दुखी भी हो जाती हैं कि वो मोमेंट अब जा चुका है, वापस कभी नहीं आएगा। ये है इतनी बड़ी विडम्बना, द राय ऑफ द स्टोरी। राइट, क्लियर है स्टूडेंट्स? कोई परेशानी तो नहीं? नेक्स्ट है, द फीलिंग एविडेंट इन द पोम इज वन ऑफ, मतलब एक फीलिंग जो इसमें इस पोम के अंदर एकदम पुख्ता है कि है ही है। वो फीलिंग किस चीज़ की है? रिग्रेट यानी पछतावे की है। नॉस्टैल्जिया यानी याद ही याद कर रहे हैं हर बार, उसकी है। जॉय खुशी की है, या फिर लॉस की है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो फीलिंग, जो परमानेंट फीलिंग, जो मतलब एक एविडेंट फीलिंग जो है ही है, वो किसकी है? लॉस की। और इसे पूरा हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेंस ऑफ लॉस।
मतलब कुछ चीज़ के खो जाने का एहसास होना। ये जो आप हो सकता है यहाँ पर सोचें, देखिए जॉय भी है यहाँ पर, खुशी भी तो है ही ना, जब अपनी यादें ताज़ा हो रही हैं तो खुशी भी हो ही रही है। नॉस्टैल्जिक भी है ही, नॉस्टैल्जिया जो पुरानी यादें याद करना वो भी है ही, लेकिन ये फीलिंग समय समय पे आ रही है, रिग्रेट कहीं नहीं, पछतावा नहीं है इसमें, ठीक है। ये दोनों फीलिंग्स समय समय पर आ रही हैं, लेकिन कुछ खो देने की जो अनुभूति है, एहसास है, वो परमानेंट है। वो परमानेंट है कि भाई लॉस तो कुछ ना कुछ ऐसा लगता है कि छिन तो गया ही है, कुछ खो तो दिया ही है, परमानेंटली खो चुका है, वो वापस नहीं आ सकता, राइट। इसलिए यहाँ पर यदि आप कंफ्यूज हो, मैम नॉस्टैल्जिया क्यों नहीं, मैम जॉय क्यों नहीं, फोटोग्राफ में तो सब जॉयफुली लग रहे थे ना, फोटोग्राफ तो वही है, और जब मदर भी फोटोग्राफ को देखती है तो जॉयफुल हो जाती है, खुश हो जाती है, पोएट भी जब अपनी मदर को याद करती है तो बहुत खुश हो जाती है, तो जॉय क्यों नहीं, या हर वक्त एक दूसरे को याद ही कर रहे हैं ये लोग, तो नॉस्टैल्जिया क्यों नहीं, इसलिए नहीं। लॉस इज अ परमानेंट एविडेंट फीलिंग हियर, राइट स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है, कोई डाउट नहीं रहा है, राइट। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई हैज इट बीन सेड दैट नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। ये भी एज इट इज सेंटेंस लिया गया है पोएम के अंदर से, नियरली एज मेनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड। इसका मतलब क्या है, बेसिकली यही पूछा गया है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शंस है, टू इंडिकेट दैट इट हैड बीन 12 ईयर्स सिंस हर मदर्स डेथ। इसका मतलब है कि इसकी ये जो पोएट है, इनकी मदर की भी डेथ हुए हुए 12 साल ही हो गए हैं, और इसकी तुलना करी है उस फोटोग्राफ से ही कि वो फोटोग्राफ में भी मदर की जो एज थी वो 12 साल की ही थी, तो दोनों एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, बेसिकली ये, राइट। दूसरा, टू इंडिकेट दैट द गर्ल इन द फोटोग्राफ इज ऑफ 12 ईयर्स, की फोटोग्राफ में जो लड़की है उसकी एज 12 साल है, ये बताया जा रहा है। टू शो हर एज व्हेन हर मदर शोड हर द पिक्चर, मतलब जब फोटोग्राफ दिखा रही है जो मदर है अपनी बेटी को, यानी इस पोएट को जब फोटोग्राफ दिखा रही है, तब जो उसकी एज है उस समय वो बताया जा रहा है। टू शो हर एज व्हेन हर मदर शोड हर द पिक्चर, टू शो हर एज व्हेन हर मदर डाइड, या फिर ये दर्शाया जा रहा है इस लाइन से कि जब मदर की डेथ हुई उस समय मदर की क्या एज थी। तो क्या दर्शाया जा रहा है, मतलब घूम फिर के मदर की एज पर ही आ रहे हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो है ए। ये इंडिकेट किया जा रहा है कि मदर की एज क्लियरली बताई गई है, 12 साल थी जब उनकी वो फोटोग्राफ क्लिक हुई थी। और इस सेंटेंस से, इस वाक्य से पता चलता है कि इनकी जो पोएट है उनकी मदर को कि उनकी डेथ हुए हुए भी 12 साल ही हो गए हैं। ये एक तरीके की कंपैरिजन ये है कि 12-12 साल, यानी सिमिलैरिटी या एक कनेक्शन शो करने का भी एक तरीका है, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है, क्या आपने भी ऑप्शन ए को ही सेलेक्ट किया था? होपफुली हाँ, क्योंकि ये मीनिंग मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के दौरान अच्छे से समझाया है, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु आर बेटी एंड डॉली? बेटी एंड डॉली कौन है? पोएट्स आंट्स, पोएट की आंटीज़ हैं। पोएट्स फ्रेंड्स, पोएट के फ्रेंड्स हैं। द पोएट्स कजन्स, पोएट की कजन्स हैं। या द पोएट्स क्लासमेट्स, पोएट के साथ क्लास में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, क्लासमेट्स कहते हैं जिन्हें। ये है तो बहुत ही इजी आंसर, लेकिन फिर भी अक्सर जल्दीबाजी में ना स्टूडेंट्स को गलत आंसर लिखने की थोड़ी सी आदत रहती है। इसलिए मैं आपको ये कहूँ कि इसका आंसर जल्दीबाजी में नहीं देना, सोच समझकर थोड़ा सा देना। और मैं 5 तक गिनती हूँ, 1 2 3 4 5। क्या आप आंसर्स दे चुके हो? अब देखते हैं। पोएट्स आंट्स, आई होप किसी ने भी पोएट्स कजन्स नहीं लिखा हो। स्टूडेंट्स, पोएट की कजन्स नहीं थी, पोएट की मदर की कजन्स थी। थ्रू आउट एक्सप्लेनेशन और समरी और मैंने जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एक्सप्लेन करे थे उन सब में मैंने आपको कहीं ना कहीं ये बोला है, और एक्सप्लेनेशन में तो पूरा ही अच्छे से बताया ही है कि ये जो कजन्स है मदर की, तो यानी पोएट की क्या हुई, मासियाँ। तो इंग्लिश में आंटीज़ ही बोलते हैं, कजन्स तो मदर की है ना, तो मदर की कजन्स हैं, पोएट की नहीं। लेट मी टेल यू, ये बहुत ज़बरदस्त कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार स्टूडेंट्स, तो आपको वो कंफ्यूजन नहीं रखना है अपने दिमाग में। सो ये क्या है, बेटी एंड डॉली क्या है, पोएट की आंट्स हैं और पोएट की मदर की कजन्स हैं, राइट स्टूडेंट्स। क्लियर है? आगे बढ़े।
यहाँ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, जो कि हमारा सेकंड सेट ऑफ 5 का लास्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर देने के बाद स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस कितने क्वेश्चंस के आपने सही आंसर्स दिए हैं वो बताने हैं। कहीं कोई डाउट रह गया है तो वो भी पूछ लेना है, राइट? चलिए, व्हाट डज द पोएट इंडिकेट विथ माइन इज हर लाफ्टर? ये भी एज इट इज पोम के अंदर से ही लिया गया सेंटेंस है, फ्रेज है बेसिकली। इसका मतलब क्या है ये पूछा जा रहा है। ए, दैट द पोएट इज मिसिंग हर मदर, कि जो पोएट है अपनी मदर को मिस कर रही है। दूसरा, दैट द पोएट्स मदर इज डेड, मतलब कि पोएट की जो मदर है उनकी डेथ हो चुकी है। सी, दैट द पोएट्स मदर हैड स्टॉप्ड लाफिंग, कि पोएट की जो मदर है उन्होंने हंसना बंद कर दिया है। या फिर डी, बोथ ए एंड बी, मतलब अपनी मदर को याद भी कर रही हैं और मदर की डेथ भी हो गई है। तो कौन सा यहाँ पर है, ए, बी, सी या फिर डी? वेल स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, यानी पोएट की मदर उनकी डेथ भी हो गई है और वो पोएट जो है अपनी मदर को बहुत याद कर रही है इस समय, शी इज़ मिसिंग हर। तो ये इसका मीनिंग है। जो थर्ड ऑप्शन है वो तो कहीं एग्जिस्ट करता ही नहीं है कि अब हंसना बंद कर दिया, नहीं, ऐसा नहीं है, बंद नहीं किया उन्होंने हंसना, अब वो जीवित नहीं है तो इसलिए वो उनकी जो हंसी है वो सिर्फ एक याद बनकर रह गई है पोएट के लिए, राइट? तो यानी ऑप्शन डी है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। होपफुली आपने भी इसी ऑप्शन को सिलेक्ट किया होगा और यही कमेंट सेक्शन में लिखा होगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का ये वीडियो ओवर होता है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा आउट ऑफ 10 क्वेश्चंस आपने कितने क्वेश्चंस के सही आंसर दिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, डाउट होने पर, फिर से बोल रही हूँ, डाउट होने पर बिल्कुल पूछ लेना है, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को दूर करूँगी। इसके अलावा कैसा लगा ये वीडियो वो भी मुझे ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और आपने अगर अभी तक मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें, बाकी स्टूडेंट्स के साथ भी शेयर कर लें और उन्हें भी चैनल को सब्सक्राइब करने को कहें, क्योंकि यहाँ मिल रहे हैं ये सभी के सभी टॉप कोर्सेज एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं और वो भी एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी आपके पास बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है जिसका फ़ायदा आपको उठाना ही चाहिए, राइट? इसके अलावा अगर ई बुक्स या ई नोट्स आपको चाहिए तो उनके लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जैसे ही आप उन लिंक्स पर क्लिक करेंगे ई बुक्स और ई नोट्स की सारी जानकारी आपके सामने आ जाएगी। इसके अलावा ई नोट्स जो है स्टूडेंट्स वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्मेट में अवेलेबल हैं विथ सो मेनी प्रैक्टिस सेट्स जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं, राइट? अब इसके अलावा अगर आपको चैनल से जुड़ी हुई लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती हैं, तो उसके लिए आप हमें फॉलो करें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक और ट्विटर पे। मेक श्योर कि आप हमें यहाँ फॉलो करें स्टूडेंट्स, ताकि चैनल से आप एकदम कनेक्टेड रहें और आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स और जानकारियाँ मिलती रहें। आखिर में फिर से याद दिला दूँ, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, डाउट्स हों तो पूछना ना भूलें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपना ध्यान रखिए स्टूडेंट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।